सगेशियस अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि पहले हमारे यहाँ पे मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे और उन सभी को रिप्लेस किया है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ने। 1 जुलाई 2017 से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मोदी गवर्नमेंट द्वारा इम्प्लीमेंट हमारे देश में किया गया था। पहले सबसे हम इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, फिर जीएसटी इंडिया के केस में जीएसटी कैसे इंप्लीमेंट किए गए, ये यूनिफाइड जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया है या ड्यूल स्ट्रक्चर जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया, फिर कौन कौन से सेंट्रल टैक्सेस को रिप्लेस किया है जीएसटी ने और कौन कौन से स्टेट टैक्सेस को रिप्लेस किया है जीएसटी ने, फिर कौन कौन सी कमोडिटीज़ पे जीएसटी लगाया गया और कौन कौन सी कमोडिटीज़ पे जीएसटी नहीं लगाया गया। उसके बाद हम बात करेंगे कि जीएसटी कैसे काम करता है, जीएसटी जो है वो दूसरे इनडायरेक्ट टैक्सेस के कंपैरिजन में कैसे काम करता है, या इसने क्या क्या चेंजेस लाए हैं जीएसटी ने। हम बात करते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, ये एक वैल्यू एडेड टैक्स है। पहले तो आपको वैल्यू एडेड टैक्स का पता होना चाहिए। वैल्यू एडेड टैक्सेस का मतलब होता है जैसे कोई रॉ मटेरियल, जैसे हम नोटबुक बनाना चाहते हैं, पहले उसके लिए हम गत्ता वगैरह कागज़ वगैरह लेंगे, वो रॉ मटेरियल होगा। जब उसको बना के हम एक नोटबुक बना लेंगे और उसमें वैल्यू एडिशन करने के बाद जो दोबारा उस पर टैक्स लगे उसको वैल्यू एडेड टैक्स कहा जाता है। जो जैसे जैसे वैल्यू एडिशन किसी वस्तु में होता जाता है तैसे तैसे इस पर टैक्स लगता जाता है। और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भी एक वैल्यू एडेड टैक्स है जो ज़्यादातर गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है और खास करके ये डोमेस्टिक कंजप्शन पे लगता है। ठीक है, अब जीएसटी जो होता है ये कंज्यूमर्स द्वारा पेड किया जाता है। पेड तो ये कंज्यूमर्स द्वारा किया जाता है, बट क्या होता है जो गवर्नमेंट होती है जो वो इसे बिजनेस आउटलेट से दुकानदारों से रिसीव करती है गवर्नमेंट। हाँ, पेड ये जीएसटी कंज्यूमर द्वारा किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जब भी जीएसटी गवर्नमेंट लगाती है तो बिजनेस आउटलेट्स क्या करते हैं, वो जीएसटी के जितनी बर्डन होते हैं वे कंज्यूमर पे डाल देते हैं, तो वे बिजनेसमैन ही इसे आगे गवर्नमेंट को रिमिट करते हैं, गवर्नमेंट को बिजनेसमैन ही देते हैं। फ्रांस फर्स्ट कंट्री था जिसने जीएसटी इंप्लीमेंट किया था 1954 में, और उसके बाद तो बहुत सारी कंट्रीज ने इस जीएसटी को इम्प्लीमेंट कर लिया है। इसके आगे हम बात करते हैं कि ये एक कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी। अब जब हम बात करते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग पे भी लगता है, सेल पे भी लगता है, और जब कि उसी जिस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हुई तो उसके बाद सेल हुई, जब उसको कंज्यूम किया जाता है उस पर भी लगता है ये टैक्स। और ये इंडिया में कब इम्प्लीमेंट किया गया? 1 जुलाई 2017 से। और इसको कैसे इंट्रोड्यूस किया? जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 101 के तहत इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और बिल कौन सा था? बिल था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 122। ठीक है, अब जीएसटी में कितनी रेट रखनी है, जीएसटी को गवर्न कौन करता है? जीएसटी इज ऑलवेज गवर्न बाय जीएसटी काउंसिल। एक जीएसटी काउंसिल बनाई गई और जीएसटी काउंसिल को हेड कौन करते हैं? जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो जीएसटी को हेड करते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि जीएसटी हमारे यहाँ पे इंप्लीमेंट हुआ 1 जुलाई 2017 को, बट जीएसटी के जेनेसिस बिगिनिंग कहाँ से शुरू हुई? जब 2002 में अटल बिहारी गवर्नमेंट काम कर रही थी तभी जीएसटी की बात होनी शुरू हो गई थी। और अटल बिहारी गवर्नमेंट सरकार ने उन्होंने एक कमेटी भी इम्प्लीमेंट की थी, उन्होंने एक कमेटी भी बिठाई थी जिसने असीम दास गुप्ता कमेटी कहा गया था, और असीम दास गुप्ता कमेटी ने मॉडल तैयार किया था जीएसटी के लिए। अब हमारे इंडिया में कौन कौन सी टैक्स रेट लगाई जाती हैं? हमारे इंडिया जो फॉलो करता है, आपको पहले ही बता देते हैं कि ये ड्यूल जीएसटी फॉलो करता है। फेडरल गवर्नमेंट है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो एक टैक्स रेट रखेगी और उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी टैक्स रिसीव करेगी। तो हमारे जो इंडिया में यूनिफाइड जीएसटी नहीं है, यहाँ पे ड्यूल स्ट्रक्चर जीएसटी है। और कौन कौन सी टैक्स रेट हमारे इंडिया में लगती हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे? वो टैक्स रेट हैं जैसे 0% लगती है, 5% लगती है, 12% लगती है, 18% लगती है और 28% लगती हैं। तो ये 5 तरह की टैक्स रेट हमारे इंडिया में जीएसटी के तहत लगते हैं। किसी पे 28% लगते हैं, किन्हीं वस्तुओं पे या सर्विसेज पे, किन्हीं वस्तुओं या सर्विसेज पे 18% लगती है, 12% भी लगती है कुछ वस्तुओं पे, कुछ पे 5% भी लगती है और कुछ पे 0% भी लगती है। और इसके अलावा एक स्पेशल रेट होती है 0.25% की। जैसे हमारे जो प्रेशस स्टोन्स होते हैं, कीमती जो स्टोन होते हैं, जैसे सेमी प्रेशस स्टोन्स होते हैं, उन पे 0.25% की जीएसटी लगती है। और 3% की गोल्ड पे लगती है, सोने पे 3% की जीएसटी लगती है। और इसके अलावा एक सेस लगती है। सेस क्या होती है? जैसे हेल्थ और एजुकेशन को कंसर्न में रखते हुए गवर्नमेंट जो टैक्स के ऊपर टैक्स लगाती है उसको सेस बोल दिया जाता है। जैसे तंबाकू प्रोडक्ट्स पे या कई प्रोडक्ट्स पे बहुत ज़्यादा जीएसटी लगती है। कई प्रोडक्ट्स जैसे लग्जरी कार पे 28% जीएसटी लगती है, एरेटेड ड्रिंक्स पे लगती है,
तंबाकू पे लगती है, तो उनके ऊपर जो टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसको सेस कहा जाता है। और ये सेस कितनी होती है? 15% ऑन टॉप ऑफ 28% जीएसटी, जो 28% के बीच में आती है। ये सेस क्यों लगाई जाती है? ताकि हमारे यहाँ पे एजुकेशन लेवल को बनाए रखा जा सकते, जहाँ हेल्थ सेक्टर, जहाँ हेल्थ कंडीशंस को बनाए रखा जाता है, जिससे इसलिए रिट्रीव की जाती है गवर्नमेंट द्वारा सेस के रूप में, जीएसटी के रूप में। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि बहुत सारी कंट्री, मोस्ट ऑफ कंट्रीज हैं, उनके पास यूनिफाइड टैक्स स्ट्रक्चर है। यूनिफाइड टैक्स स्ट्रक्चर क्या होता है कि एक ही वहाँ पे टैक्स लगाती है, वो फेडरल गवर्नमेंट लगाती है या सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, और जितना भी फेडरल गवर्नमेंट टैक्स यूनिफाइड टैक्स में रिसीव करती है वो अपनी स्टेट्स में बांट देती है। बट हमारे केस में यहाँ पे नहीं है। हमारे केस में इंडिया ने कौन सा टैक्स स्ट्रक्चर फॉलो किया जीएसटी का? जैसे कनाडा और ब्राज़ील में, कनाडा और ब्राज़ील में ड्यूल जीएसटी स्ट्रक्चर है। ड्यूल जीएसटी स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? वहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट भी लगाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स लगाएगी जीएसटी, और स्टेट गवर्नमेंट भी लगाएगी। और हमारे यहाँ पे जो टैक्स हमारे कंज्यूमर को जो रिसिप्ट मिलती है, इसकी टैक्स की रिसिप्ट मिलती है, और उस पर स्टेट जीएसटी भी होगा और सेंट्रल जीएसटी भी होगा। जैसे हम कनाडा की बात करते हैं, कनाडा में ड्यूल जीएसटी है। इसका मतलब क्या होगा? जो फेडरल गवर्नमेंट है 5% टैक्स तो वो फेडरल गवर्नमेंट लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, और जो प्रोविंसेस होते हैं वो प्रोविंशियल सेल्स टैक्स लगाते हैं। इंडिया में भी ऐसा है, एक तो सेंट्रल जीएसटी होता है और एक स्टेट जीएसटी होता है, इंडिया में भी ऐसा है। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट कनाडा में लगाती है वो तो 5% लगा रही है, और स्टेट गवर्नमेंट होती है वहाँ पे प्रोविंशियल सेल्स टैक्स जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है वो 8 या 10% होता है। तो दोनों मिला के 5 और लगभग 10% मिला के ये दोनों टैक्स 15% आएगा, ठीक है। और जो कंज्यूमर को रिसिप्ट मिलेगी उसमें लिखा होगा कि आपके ऊपर इतना परसेंट तो सेंट्रल जीएसटी लगाए और इतना परसेंट स्टेट जीएसटी लगाए। तो इसी तरह यही मॉडल हमारे देश ने फॉलो किया है, कनाडा का मॉडल ये हमारे देश ने जीएसटी के लिए फॉलो किया है, ठीक है। और ये हमारे देश में इंप्लीमेंट किया गया 2017 में। सबसे बड़ा बिगेस्ट रिफॉर्म था जीएसटी का, टैक्स स्ट्रक्चर का, क्योंकि इसने जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, मल्टीपल डायरेक्ट टैक्सेस की बर्डन से हमारा देश सफर कर रहा था, उन सभी को रिप्लेस कर दिया और एक यूनिफॉर्म टैक्स रेट ये लेके आया जीएसटी, ठीक है। अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या था जीएसटी को? जैसे हमने पहले भी बताया कि इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से टैक्स ऑन टैक्स हो जाता था। जब हम इसकी वर्किंग की बात करेंगे जीएसटी की, उसमें आपको पता लगेगा टैक्स ऑन टैक्स कैसे होता था। टैक्स ऑन टैक्स, एक आदमी पहले टैक्स दे चुका है, उसके बाद फिर उसको सेल्स टैक्स देना पड़ रहा है, फिर उसको कंजप्शन टैक्स देना पड़ रहा है। तो इन सभी ड्रॉबैक्स को खत्म करने के लिए जीएसटी लाया गया। टैक्स ऑन टैक्स को खत्म करने के लिए डबल टैक्सेशन के कैसे कि एक टैक्स तो बंदा दे रहा है, उसके बाद फिर उसको फिर टैक्स देना पड़ा। डबल टैक्सेशन को खत्म करने के लिए ये टैक्स लगाया गया था। ये टैक्स है हमारा मैन्युफैक्चरिंग से लेकर कंजप्शन तक लगता रहता है, पर इस टैक्स की जो टैक्स इफेक्टिव रेट होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू जो पहले हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होती है, उनकी बर्डन कंज्यूमर पे ज़्यादा पड़ती होती थी। फिर कौन कौन से टैक्सेस को सब्ज्यूम किया है जीएसटी ने? कौन कौन से सेंट्रल, यहाँ पे हम सेंट्रल टैक्सेस की बात करेंगे। बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे पहले हमारे रिजीम में, और बहुत सारे सेंट्रल टैक्सेस थे वो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। एक बात और बता देंगे, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्सेस है और इसने इनडायरेक्ट टैक्सेस को ही सब्ज्यूम किया है। इसमें आप इनकम टैक्स या जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उनको आप नहीं लेंगे, इनका उससे कोई संबंध नहीं है जीएसटी का। जैसे कौन कौन से टैक्सेस को रिप्लेस किया, जैसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को रिप्लेस किया है इसने, एडिशनल एक्साइज ड्यूटीज, सर्विसेज टैक्स, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल सरचार्जेस एंड सेसेस, इन सभी को रिप्लेस करके एक सेंट्रल जीएसटी बना लिया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे स्टेट टैक्सेस की। स्टेट टैक्सेस में किन स्टेट के कौन कौन से टैक्सेस थे, कौन कौन से स्टेट के इनडायरेक्ट टैक्सेस के जिसको रिप्लेस कर दिया है स्टेट जीएसटी ने। जैसे स्टेट वैट, सेंट्रल सेल्स टैक्स वो सेल्स टैक्स जो कलेक्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किए जाते थे, पर इनकी प्रोसीड स्टेट गवर्नमेंट में डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी, इनको भी रिप्लेस किया है हमारे स्टेट जीएसटी ने। फिर ऑक्ट्रॉय, जिसको हम चुंगी बोल देते हैं या एंट्री टैक्स बोल देते हैं, इनको रिप्लेस किया। एंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट टैक्स, जो एंटरटेनमेंट पे लगाए जाते हैं टैक्सेस ऑन, उस पर लग्जरी टैक्स, टैक्सेस ऑन एडवर्टीजमेंट, मशहूरी करने के लिए, एडवर्टीजमेंट करने के लिए जो टैक्स लगाए जाते थे। परचेज टैक्स, टैक्सेस ऑन लॉटरीज, बैटिंग एंड गैम्बलिंग, स्टेट सरचार्जेस एंड सेसेस, इन सभी को खत्म करने का काम किया है जीएसटी ने, जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लगाए जाते थे। अब हम बात करेंगे कौन कौन सी कमोडिटीज़ को इंक्लूड किया गया और कौन कौन सी कमोडिटी को एक्सक्लूड किया गया।
इसका मतलब ये है कि किन किन कमोडिटीज़ पे टैक्स लगता है और किन किन कमोडिटीज़ पे जीएसटी टैक्स नहीं लगता है। जैसे पोर्टेबल अल्कोहल है, तो ये जो पोर्टेबल अल्कोहल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम क्रूड, पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ये जीएसटी के एम्बिट में नहीं आते हैं। इसका मतलब इन पे जीएसटी नहीं लगता है। पेट्रोलियम क्रूड तो जो कच्चा ऑयल हो गया, पेट्रोल जो बनकर तैयार हो जाता है, हाई स्पीड डीजल या नेचुरल गैस या एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो जहाज़ों में डाला जाता है, इन पे जीएसटी नहीं लगता है। इनको जीएसटी के एम्बिट से बाहर रखा गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी को भी जीएसटी के एम्बिट से बाहर रखा गया है, इन पे जीएसटी नहीं लगा है, नहीं लगता है। ठीक है, अब ये जो अरेंजमेंट की गई है कि ये प्रोडक्ट ऊपर जो दिए हुए हैं ये जीएसटी के एम्बिट में नहीं है, बट ये अरेंजमेंट टेम्पोरेरी है। जीएसटी काउंसिल कभी भी इनको जीएसटी के परव्यू में ले सकती है, कभी भी इन पे जीएसटी लगा सकती है। अब ये बात क्लियर है कि इन 5-7 पदार्थों पे जीएसटी नहीं लगता है, तो इन पे गवर्नमेंट कौन सा टैक्स रिसीव करती है? तो पहले हमारे जो वैल्यू एडेड टैक्स होते हैं, जहाँ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज होती थी, वही इन पे ऑपरेट करती है। इन सभी पदार्थों पे वैट या सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है, वही टैक्स इन पे लगाया जाता है। और ये जीएसटी के परव्यू के बाहर है। सेंट्रल जो हमारी जो काउंसिल है, जीएसटी काउंसिल है, वो कभी भी इसको जीएसटी के एम्बिट में ले सकती है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो हमारे तंबाकू प्रोडक्ट होते हैं, जब तंबाकू से बने प्रोडक्ट होते हैं, उन पे जीएसटी लगता है। ठीक है, और जीएसटी तंबाकू प्रोडक्ट्स पे जीएसटी लगता है। सेंटर के पास पावर है कि जीएसटी तंबाकू प्रोडक्ट्स पे कभी भी लगा सकती है और लग भी रही है। ठीक है, और इसके बिना जीएसटी सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज पे नहीं लगती है। सेल्स एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी, हम पता है आरबीआई इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन के मामले में सेल या परचेज करती है सिक्योरिटीज़ का, तो इन पे जीएसटी, सिक्योरिटीज़ की सेल्स एंड परचेज पे जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है, और इन पे कौन सा टैक्स लगता है? सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ पे ये सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स इन पे लगता है। इसके बाद हम बात करते हैं ड्रॉबैक्स क्या है। सभी कहते हैं, जो क्रिटिक्स हैं जीएसटी के, वो कहते हैं कि ये एक रिग्रेसिव टैक्स है। रिग्रेसिव टैक्स का मतलब होता है जिसके जो लो इनकम वाले लोग होते हैं उन पे टैक्स बर्डन ज़्यादा पड़ती है जीएसटी की। अब हमने कहा कि जो ये जीएसटी है ये यूनिफॉर्मली ये कंजप्शन पे लगाया जाता है, एक रेट लगाई जाती है सभी कंजप्शन ऑफ गुड्स पे, कंजप्शन ऑफ गुड्स ऑफ सर्विस, कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे ये टैक्स यूनिफॉर्मली लेवी किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये इनकम या वेल्थ पे तो नहीं लगती है, सिर्फ ये टैक्स लगता है कंजप्शन पे। तो सबसे ज़्यादा जो कंजप्शन पे खर्चा होता है वो गरीब पर्सनस का होता है। अमीर लोग होते हैं वो कंजप्शन पे वो अपनी इनकम का कम प्रपोर्शन वो अपना इनकम का कंजप्शन पे लगाते हैं, और जो गरीब होते हैं एज कम्पेयर टू अमीर लोग, गरीब लोग अपनी कंजप्शन पे ज़्यादा खर्चा करते हैं। इसका मतलब जो जीएसटी है ये रिग्रेसिव टैक्स है। इसका मतलब जो लो इनकम के लोग होते हैं उन पे इसकी टैक्स बर्डन जीएसटी की ज़्यादा पड़ती है। फिर क्या होता है, फिर कई कंट्रीज ने ऐसा किया है कि ऐसी एडजस्टमेंट करने के लिए, इसको एक प्रोग्रेसिव टैक्सेस बनाने के लिए कुछ कंसीडरेबल कुछ पॉसिबल एडजस्टमेंट भी की हैं, ताकि जीएसटी का लो इनकम लोगों पे कम प्रभाव पड़े, उन पे कम बर्डन पड़े। जैसे इंडिया ने भी कुछ ऐसे इम्प्लीमेंटेशन किए, कुछ ऐसी पॉलिसी तैयार की है ताकि गरीब लोगों पे उनकी कंजप्शन पे थोड़ा कम टैक्स लगे और अमीर लोगों की कंजप्शन पे ज़्यादा टैक्स लगे। जैसे उसकी हम आगे बात करेंगे। जैसे अरेडेड ड्रिंक्स होती हैं, तंबाकू प्रोडक्ट्स होते हैं, या लग्जरी कार होती है, उन पे ज़्यादा टैक्स लिया जाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इंडिया ने जो एडजस्टमेंट की है, इसको जो रिग्रेसिव टैक्स माना जाता है जीएसटी को, उसको एक प्रोग्रेसिव टैक्स बनाने की कोशिश की है। अब हम आगे इसमें बात करते हैं कि ये वर्क कैसे करता है जीएसटी। पहले तो एक ही टैक्स हुआ करता था, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो सेलिंग हो, चाहे वो कंजप्शन हो, एक ही इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करता था। आज के मामले में हम इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ए मैन्युफैक्चर दैट मेक्स नोटबुक्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फॉर से ₹10 विच इंक्लूड 10% टैक्स। एक नोटबुक बनाने के लिए मैन्युफैक्चरर ने, जो नोटबुक बनाता है, उसने ₹10 का रॉ मटेरियल खरीदा और उस ₹10 में 10% टैक्स रेट भी है। इसका मतलब ये हुआ कि ₹9 का रॉ मटेरियल खरीदने के लिए उसने ₹1 का टैक्स भी दिया है। ठीक है ना। और इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द नोटबुक द मैन्युफैक्चरर एड्स वैल्यू टू द ओरिजिनल मटेरियल ऑफ ₹5 फॉर ए टोटल वैल्यू ऑफ ₹10 + ₹5 15। अब क्या, उसने ₹10 का इंक्लूडिंग टैक्स, ₹10 का रॉ मटेरियल तो खरीद लिया, क्योंकि उसमें ₹1 टैक्स भी है, ₹9 का रॉ मटेरियल, तो ₹10 का रॉ मटेरियल तो उसने खरीद लिया। प्लस जब वो वैल्यू एडिशन करता है, जब वो उस रॉ मटेरियल से वो नोटबुक बनाएगा तो उसमें वैल्यू एडिशन होगा, तो वो रॉ मटेरियल वैल्यू एडिशन कितना होगा, ₹5 का होगा। 10 + ₹5, तो टोटल जो फिनिश्ड गुड बन जाएगी वो ₹15 की बन जाएगी। और फिनिश्ड गुड पे जो
टैक्स लगेगा वो 10% लगेगा। अब 15 रुपए की कोई फिनिश्ड गुड है, उस पर 10% टैक्स लगा, तो इसका मतलब उस पर 1.5 रुपये टैक्स लगा। और अब यहाँ पे जीएसटी अपना काम करना शुरू करते हैं। अब अंडर ए जीएसटी सिस्टम द प्रीवियस टैक्स पेड कैन बी अप्लाइड अगेंस्ट दिस एडिशनल टैक्स टू ब्रिंग द इफेक्टिव टैक्स रेट टू रुपीज 1.50 टू रुपीज 1.00 बराबर रुपीज 0.50। अब यहाँ पे आपने देखना फिनिश्ड गुड 15 रुपए की बन गई है और उस पर 10% का टैक्स लग गया है, तो इसका मतलब 1.50 1.5 रुपये का टैक्स लग गया। अब इस रेट को इफेक्टिव टैक्स रेट बनाने के लिए जीएसटी में क्या किया जाता है, जो अभी टैक्स फिनिश गुड पे 1.5 रुपये लगा है उसमें से माइनस कर दिया जाए जो पहले शुरू में रॉ मटेरियल पे 1 रुपये टैक्स लगा था, ठीक है। अब 1.5 रुपये में से 1 रुपये माइनस कर देंगे तो इफेक्टिव टैक्स रेट इसमें क्या होगी, इफेक्टिव टैक्स रेट इसमें होगी फिनिश गुड पे रुपीज 0.50, मतलब 50 पैसे इफेक्टिव टैक्स रेट होगी। अब देखो, अब मैन्युफैक्चरर से होलसेलर ये चीज़ खरीदेगा, इन टर्न द होलसेलर परचेज द नोटबुक फॉर ₹15, ठीक है। अब जो होलसेलर है वो जो मैन्युफैक्चरर है उससे 15 रुपीज़ की चीज़ खरीदेगा, नोटबुक खरीदेगा 15 रुपीज़ की, और उसमें उसको सेल करेगा टेलर को अपनी मार्कअप वैल्यू को ऐड करके। देखो होलसेलर ने तो 15 रुपये में वो चीज़ खरीदी, बट उसमें अपनी मार्कअप वैल्यू भी तो डालेगा 2.5 रुपये, तो इसका मतलब वो 17.5 रुपये की होलसेलर 17.5 रुपये की बुक नोटबुक बेचेगा अपने रिटेलर को। अब 17.5 रुपये की जो बुक है उस पर 10% तो टैक्स भी लगेगा, क्योंकि ग्रॉस वैल्यू ऐड हुई है ना, उसमें 10% तो टैक्स भी लगेगा। अब 17.5 रुपये की चीज़ पे जो टैक्स लगेगा वो हो जाएगा 10% के हिसाब से 2.25 रुपये, जहाँ 1.75 रुपीज़, ठीक है ना। अब होलसेलर भी वैसा ही करेगा, होलसेलर इसको इफेक्टिव टैक्स रेट बनाने के लिए इसको क्या करेगा, इसमें से 2.25 रुपये में से 1.5 रुपये माइनस कर देगा, मतलब 1.75 रुपीज़ में से 1.50 रुपये माइनस करके उसकी होलसेलर की इफेक्टिव टैक्स रेट कितनी बन जाएगी, रुपीज़ 0.25 बन जाएगी। होलसेलर के ऊपर टैक्स कितना पड़ेगा, वो 25 पैसे का टैक्स पड़ेगा। अब इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि उसने 17 रुपये की 17.5 रुपये की रिटेलर ने खरीदी। अब रिटेलर का भी तो कोई मार्जिन बनेगा, रिटेलर भी तो कुछ पैसे कमाएगा। इफ़ द रिटेलर्स मार्जिन इज रुपीज़ 1.50, आपको देखना है कि 17.5 रुपये की उसने नोटबुक खरीदी और रिटेलर का मार्जिन होगा 1.5 रुपये। इसका मतलब रिटेलर ने रिटेलर आगे कितने की बेचेगा, 19 रुपये की बेचेगा। 17.5 रुपये और ये 1.5 रुपये जो अपना मार्जिन रिटेलर डाला है, तो इसे 19 रुपये। अब 19 रुपये पे इफेक्टिव टैक्स रेट कितनी होगी, अब पहले हम 19 रुपये पे 10% टैक्स लगाएंगे, 1.90 रुपये हो जाएगा, और इस 1.90 रुपये में से हम 2.25 रुपये इसमें से निकाल देंगे। 2.25 रुपये ये वाले जो होलसेलर पे लगे थे वो निकाल देंगे, ठीक है। तो इफेक्टिव टैक्स रेट कितनी बन जाएगी, रुपीज़ 1.90 से जब हम 2.25 रुपये निकालें तो इफेक्टिव टैक्स रेट बन जाएगी 0.15, मतलब 15 पैसे बन जाएगी। तो इस मामले में हम देखते हैं जो टोटल टैक्स गवर्नमेंट को मिला है, मैन्युफैक्चरर से लेकर रिटेलर तक, कंज्यूमर तक जो टोटल टैक्स मिले, पहले तो उन्होंने 1 रुपये रॉ मटेरियल में, मैन्युफैक्चरर ने रॉ मटेरियल पे 1 रुपये टैक्स पे किया, फिर उसके बाद फिनिश गुड पे 0.50 पे किया, उसके बाद फिर होलसेलर ने 0.25 किया पे, ठीक है, फिर उसके बाद रिटेलर ने 0.15 पे किया। तो पूरे प्रोसेस में जो गवर्नमेंट को टैक्स मिला वो मिला 1.90 टैक्स। तो आपने यहाँ पे हमने आपके साथ डिस्कस की कि जीएसटी कैसे काम करता है और जीएसटी कहाँ से लिया गया, कौन से देश का मॉडल हमने फॉलो किया है। जी हमने आपके साथ वर्किंग ऑफ जीएसटी और जीएसटी पे एक वीडियो बनाई है, हमने आपके पास पेश की। जीएसटी पे एक और वीडियो हमारी नई आएगी जिसमें हम इंडिया के बारे में, स्पेसिफिकली इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। इंडिया में किस तरह जीएसटी इंप्लीमेंट किया जाता है, किस तरह स्टेट जीएसटी कौन सा होता है या सेंट्रल जीएसटी कौन सा होता है, वो सब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट हम जल्दी ही लेकर हाजिर होंगे। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।